डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ न्यूटन्स रिंग। आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पास्ट में बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है, बट मुश्किल नहीं है। इट इज़ वेरी इजी आर्टिकल वंस यू नो कि कंडीशंस क्या होती है इंटरफेरेंस की। अल्टीमेटली हर एक चीज़ उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। आर्टिकल को स्टडी करने से पहले जो प्रायर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो ये कि जो आपका वेज शेप फिल्म्स होते हैं ना, उसके अंदर पाथ डिफरेंस कितना होता है। इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, जो आपका वेज शेप फिल्म है उसमें पाथ डिफरेंस होता था 2 म्यूटी कोस आर प्लस एल्फ़ा, जहाँ पे आर था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एल्फ़ा क्या था। एल्फ़ा वॉज द एंगल जो एज जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ बनाता था। दैट मीन्स कि अगर आपका ये वैश्य फिल्म था, ये जो दिस एज ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता था हम उसको अल्फ़ा बोलते थे। और इन वैश्य फिल्म में जैसे कि मैंने कहा पार्ट डिफरेंस होता था 2 म्यूटी कोस आर प्लस एल्फ़ा। इस प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ आपको आर्टिकल की शुरुआत करनी है और ये हमने लास्ट आर्टिकल में डिराइव कर लिया है। तो आर्टिकल का नाम है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग में क्या है कि न्यूटन ने एक इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करना चाहा। लेकिन किस चीज़ का इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करना चाहा? उसने एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग थिकनेस का जो फिल्म है उसका इंटरफेरेंस की, अगर वो एक हमने अभी तक दो चीज़ें स्टडी करी है। देयर वॉज वन पैरेलल फिल्म, एक था जो वैश्य फिल्म्स थी। अब जो न्यूटन्स रिंग में है ना, आपको क्या करना है, आपको कंडीशन इस तरीके की फिल्म्स के लिए स्टडी करनी है जो किसी एक पॉइंट से शुरू होके कंसेंट्रिकली इंक्रीज करे कि यहाँ से इसका जो इसका थिकनेस है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता रहे हर एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। इस तरीके से अगर इफ़ यू इमेजिन दिस थिंग इन 3 डायमेंशन, और इस तरीके से आपका कॉन्स्टेंटली जो आपका फिल्म बन रहा है उसका थिकनेस इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके की जो फिल्म्स हैं उनमें इंटरफेरेंस कैसे स्टडी होगा, किस तरीके से कंडीशंस डेवलप होगी, वो सब न्यूटन ने स्टडी किया। और जो एक्सपेरिमेंट उसने किया उसको नाम दिया गया बाद में न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में अपरेटस क्या यूज़ किया न्यूटन ने? ही यूज सिंपली 2 थिंग्स। फर्स्ट वाज अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक था प्लेन ग्लास जो प्लेट है वो। प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया एक, और एक सिंपल ग्लास प्लेट ली, और इसको जो आपका कन्वेक्स लेंस है, जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, उसको उसने ग्लास प्लेट के ऊपर इस ओरिएंटेशन में रख दिया, इस कॉन्फ़िगरेशन में उसने रख दिया। तो उसके बाद ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका लेंस और ग्लास प्लेट है इसके बीच में कुछ एयर का स्पेस बच जाता है, राइट, ये वाला। और ये एयर का स्पेस फिल्म की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट लाइक अ थिन फिल्म, थिन एयर फिल्म, राइट। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जब आप लाइट फॉल कराते हैं इस एपरेटस पे तो यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है। इस केस में भी इंटरफेरेंस पैटर्न रिफ्लेक्शन के कारण प्रोड्यूस होगा और ट्रांसमिशन के कारण भी प्रोड्यूस होगा। ओके, तो अब समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट, उसको इस कॉन्फ़िगरेशन में रख दिया गया। अब इसके ऊपर एक इंसिडेंट लाइट फॉल कराई गई। मान लो कि दिस इज़ द इंसिडेंट लाइट जो AO से आपने रिप्रेजेंट करी है। अब ये इंसिडेंट लाइट इट विल एनकाउंटर दिस सरफेस ऑफ द लेंस, ये जो प्लेन सरफेस है लेंस का, इसको एनकाउंटर करेगी, इसके सामने ही आएगा। तो इसके कारण से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो आपने यहाँ पे वेव्स, यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हैं। आपके बुक में डायग्राम में नहीं दिया गया है तो दैट्स वाई आई लेफ्ट इट, अदरवाइज यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन हुआ। अब जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे तो चली गई, रिफ्रैक्टेड रे दैट विल अगेन एनकाउंटर द लोअर सरफेस ऑफ दिस प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये इसके लोअर सरफेस के उसमें आएगी, विसिनिटी में आएगी, जिसके कारण से जैसे ही ये लोअर सरफेस के पास आएगी तो यहाँ रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उस वेव की। अब जब ये वेव रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, अगेन
इट एनकाउंटर दिस अपर सरफेस, जिसके कारण से रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम हर एक पॉइंट पे हर एक रे ड्रॉ करने लगे तो क्राउडेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, डायग्राम की क्लियरिटी नहीं रहती है, तो हम कुछ रेज को स्किप कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है हमने इसको स्किप कर दिया, एंड वी जस्ट टॉक अबाउट दिस ट्रांसमिट लाइक जो रिफ्रैक्टेड रे है हमने सिर्फ उसकी बात की। तो ये तो बात हुई जो रे रिफ्लेक्ट हुई थी, और यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई रे। अगेन जब ये रे बी सी यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इस लेंस के बाहर जब ये रे निकली, तो अगेन इसके सामने आया एक प्लेन सरफेस जो कि ग्लास प्लेट का है, तो उसमें भी क्या होगा, कुछ रिफ्रैक्शन होगा और कुछ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो वो ग्लास प्लेट के अंदर चली गई, लेकिन जब रिफ्लेक्शन हुआ तो अगेन रिफ्लेक्टेड वे के सामने आया जो आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसका लोअर पोर्शन, जिसके कारण से अगेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों होंगे, जिसके कारण से आपके पास एक रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम बनता है जो कि यहाँ पे दिया गया है इन लाइन से, और एक ट्रांसमिटेड लाइट सिस्टम बनता है दैट इज गिवन बाय दिस CE एंड CE डैश। आपकी बुक में रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम को BD बोला गया है, क्योंकि ये जो क्योंकि प्रैक्टिकली आप जो करते हैं उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इस लेंस का वो बहुत लार्ज होता है, तो जो आपकी लाइट रेज है उनमें इतना बेंड नहीं होता, तो टिपिकली ये स्ट्रेट से ही रहता है। तो इस वजह से जो आपका बुक है उसमें आर चांद में इस रे को डायरेक्ट BD और लाइक B1 D1 डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन कर रखा है, लेकिन आप इसमें अलग से यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। सपोज कि दिस इज से X एंड Y पॉइंट ये वाले, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो XD है और YD1 है ये आपका रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, एंड CE एंड C1E1 आपका ट्रांसमिटेड सिस्टम है। बुक में दे रखा है BD एंड B1 D1 रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आप कौन सा नॉमेनक्लेचर यूज़ करना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, हमने अभी तक क्या पता किया कि इस तरीके से नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस के बाद आपके पास दो सेट ऑफ वेव्स आई। ये वेव्स यहाँ पे इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न दे रही है, और ट्रांसमिटेड वेव्स भी यहाँ पे इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न दे रही है। तो आपको न्यूटन्स रिंग में दो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं, एक रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए और एक ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसको एक्सप्लेन करते हुए। ओके, तो हम डायरेक्ट ही आते हैं कि पहला केस है कि रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम है ना, उसमें न्यूटन रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में हम देखते हैं। अब रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम इन वेव से बना और ये यहाँ से आ रखी है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस था, ये आपका सिंपल ग्लास प्लेट नीचे रखी हुई है, कोई एक पॉइंट B ले लेते हैं इसके ऊपर से B1 वी हैव टेकन। इस B1 पॉइंट पे नीचे एयर वेज की थिकनेस T है, ठीक है। B1 पॉइंट पे अगर आप इस तरीके से देखें, यहाँ पे एक टेंजेंट लगाए, तो आप यहाँ देखेंगे कि एयर वेज वाली सिचुएशन ही बन रही है। माय अपॉलॉजीज। तो आई वाज सेइंग कि जैसे ही आपने इसको डिस्कस करना चाहा, उसमें किसी एक पॉइंट B पे, इस एक पॉइंट B से अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लगाऊं और ये टेंजेंट जो आपका हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ग्लास प्लेट इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये आपका वैसा ही सिचुएशन हो गया जैसा कि एयर वेज में बनता था। और आपको पता है कि एयर वेज के लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं उनमें पार्ट डिफरेंस आप देते हैं बाय दिस रिलेशन 2 म्यू टी कोस आर प्लस एल्फा। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट यूज़ किया है एयर वेज वाला, ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आप इसको डिराइव करें। तो उसके बाद एक और चीज़ हो रही है, जब आपका नीचे ग्लास प्लेट है और ऊपर एयर है, एयर एक रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू ग्लास प्लेट, तो जब आपका लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना ग्लास प्लेट से, हम इस कंसेप्ट को बहुत बार पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कभी किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट में एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऐड हो जाता है। वो पार्ट डिफरेंस क्या होता है? λ/2 होता है। तो आपका दो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। पहला
आपका जो नॉर्मल पार्ट डिफरेंस है वो, जो कि इस केस में 2 म्यूटी कोस आर प्लस एल्फा है। दूसरा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। इन दोनों पार्ट डिफरेंस को आप कंबाइन करके एक इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस लिखें और उस इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस को इक्वेट करें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन से। ये हम बहुत बार पास्ट आर्टिकल्स में भी कर चुके हैं, तो इस बार मैं आर्टिकल में डायरेक्ट ही रिजल्ट लिख रही हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन ये आती है, मिनिमा की कंडीशन सी आ जाती है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये रिजल्ट कंट्रास्ट में है जो पहले आते थे, जो आप नॉर्मली बोलते हैं ना, जिसमें जब आप बात नहीं करते रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, उस केस में 2 म्यूटी कोस, मतलब पार्ट डिफरेंस जब n लैम्डा होता है तो मैक्सिमा बनता है, और पार्ट डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होता है उस केस में मिनिमा बनता है। लेकिन जब भी कभी आप बात करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई डेंसर मीडियम से, तो उसमें पार्ट डिफरेंस की जो कंडीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिए, तो आप इसलिए इसको लिख सकते हैं। और ये आया कैसे, हमने इसको एक अभी तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन कंप्लीट डिराइव करके हमने कई पिछले आर्टिकल्स में करा है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन हमें मिल गई यहाँ पे। ये तो हुई कि जब आप थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इन मैक्सिमा की कंडीशंस में आप कुछ अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो कुछ कंडीशंस के साथ करते हैं। पहली कंडीशन तो क्या होती है कि जो आप ऊपर ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो इस केस में जो ये एंगल अल्फ़ा बनता है ना, वो बहुत स्मॉल बनता है। आप इसको इमेजिन करके भी देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि जब भी कभी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को ज़्यादा ले रहे हैं तो ये एंगल है वो डिमिनिश होता जा रहा है। कि सपोज़ मैं 2 की बात करूँ कि एक ये है, लेट मी रीड्रॉ इट, कि 2 सिचुएशंस की बात करें। एक सिचुएशन तो ये है, एक लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये कुछ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। दूसरा लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ वेरी लार्ज, तो उसमें जो एंगल ही अल्फ़ा बनेगा दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये डायग्राम मैं अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ लाइक आई जस्ट कांट ड्रॉ विद दिस टूल। तो इस वजह से इफ़ यू ट्राई टू ड्रॉ इट बाय योर ओन, यू विल अंडरस्टैंड कि जिस लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है उन लेंस में जो ये एंगल है अल्फ़ा वो बहुत ही स्मॉल होता है। ये बात आप जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं कि आप ऐसा ही लेंस यूज़ करें। सेकेंड चीज़ जो आप ध्यान रखते हैं वो ये कि लाइट को आप किसी एंगल पे फॉल नहीं कराते हैं। आपकी कोशिश रहती है कि न्यूटन्स रिंग जब भी आप परफॉर्म करें, लाइट आपका जो लेंस है इसके ऊपर नॉर्मली फॉल करे। तो जब आप नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं तो उस केस में योर कॉस, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इज कोस आर प्लस एल्फा, क्योंकि अल्फा बहुत स्मॉल है तो कोस आर प्लस एल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कोस आर, ठीक है। और अगर आप बात करें नॉर्मल इंसिडेंस की तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो इन 2 कंडीशंस के साथ आप अपनी जो मैक्सिमा और मिनिमा की ये कंडीशंस है इनको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि कोस आर प्लस एल्फा को सिंपली 1 पुट कर दो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आप ये 2 कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से आपका 3 और 4 इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 और 7 में क्या डिफरेंस है, कोस आर प्लस एल्फा की जगह डायरेक्ट आपने 1 कर दिया। उसके बाद आप थिकनेस निकाल रहे हैं उस एयर फिल्म की जो कि बनी लेंस और ग्लास प्लेट के बीच, उसकी किसी पॉइंट पे थिकनेस आप निकाल रहे हैं किसी nth फ्रिंज के लिए। तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ से थिकनेस सिंपली आप लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका बीच में जो मीडियम है, जो ग्लास प्लेट और लेंस के बीच का जो मीडियम है जिसमें आप इंटरफेरेंस, जिसके कारण से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है, वो एयर मीडियम है। और एयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है। आप 1 को यहाँ पुट करें तो थिकनेस आपकी इस इक्वेशन से मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 8 क्या कहती है कि आपके वो सब पॉइंट जिनका थिकनेस ये है, जिसका थिकनेस इक्वेशन नंबर 8 से दिया जा रहा है, उन सब पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो जब आप ये पॉइंट्स ढूंढते हैं और उसका जो लोकस होता है दैट केम आउट टू बी अ सर्कल, ऐसे सारे पॉइंट्स जिसकी थिकनेस ये है वो एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि उस सर्कल की कॉरस्पॉन्डिंग एक डार्क फ्रिंज आ रहा है। तो
यहाँ से आपने क्या बताया, इक्वेशन नंबर 8 से आपने बताया कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंजेस बनते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ओके, उसके बाद ये तो बात हुई डार्क फ्रिंजेस की। सिमिलरली आप सेम कह सकते हैं कि जो आपके ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो भी सर्कुलर हैं। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में आपको डार्क एंड ब्राइट अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है कि फर्स्ट देयर इज अ डार्क रिंग, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, इस तरीके से अल्टरनेटिवली आपको डार्क एंड ब्राइट जो कंसेंट्रिक रिंग्स है वो मिलती है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में। अब आप क्या निकालना चाह रहे हैं, अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने ये तो जान लिया कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में आपको फ्रिंजेस जो मिलते हैं वो रिंग्स की फॉर्म में मिलते हैं। अब आप किसी एक रैंडम फ्रिंज का रेडियस निकालना चाह रहे हैं कि मान लो कि मैं कहूँ कि कोई भी nth फ्रिंज है उसका रेडियस क्या होगा, वो nth ब्राइट फ्रिंज है तो उसका रेडियस क्या होगा, कोई nth डार्क फ्रिंज है उसका रेडियस क्या होगा। आप उस चीज़ को निकालने में इंटरेस्टेड हैं। अब उसके लिए आपने क्या किया, अगेन आपने अपरेटस को देखा। अपरेटस में आपने क्या ले रखा था, यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस था जिसका आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर r ले रखा है। तो ये डायग्राम आप दोबारा बनाएंगे तो किसी एक पॉइंट B पे आप बताना चाह रहे हैं कि सॉरी ये B1 पॉइंट है, किसी एक पॉइंट B1 पे आप बताना चाह रहे हैं कि जो फ्रिंज बना है, यू आर सेइंग कि B1 पे मान लो कि एक डार्क फ्रिंज बना है और आप अब ये निकालना चाह रहे हो कि उस डार्क फ्रिंज का जो रेडियस है वो क्या है, कि इस डार्क फ्रिंज के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक रिंग बनेगी और उस रिंग का रेडियस क्या है, आप ये चीज़ निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने कहा कि यू हैव टेकन सम पॉइंट B1 और B1 और हॉरिजॉन्टल के बीच जो ये सेपरेशन है, जो आपका फिल्म एयर फिल्म है, इसका जो थिकनेस है B1 पॉइंट पे मान लो वो T था और ये जो लेंस आप यूज़ कर रहे हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है RT। तो आप इसके बाद आप वेरियस डिस्टेंसेस की बात करेंगे कि फ्रॉम हेयर यू कैन सिंपली से फ्रॉम ज्योमेट्री कि जो आपका दिस सेपरेशन है OH दैट इज R माइनस T, योर OB1 इज सिंपली R एंड HB1 दैट इज RN। ज्योमेट्री से सिंपली आप कह सकते हैं। आप ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करें, OHB1 पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, यहाँ से आप RN को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे टी स्क्वायर को नेगलेक्ट किया। हमने टी स्क्वायर को नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो ये लेंस ले रखा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा ले रखा है। जब बहुत ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस आप लेते हैं तो उस केस में आपका, मैंने कहा था कि अल्फा एंगल स्मॉल होता है, अल्फा एंगल स्मॉल है और ये सेपरेशन भी तो स्मॉल होती है ना, जिसकी वजह से जो आपका टी है दैट इज़ वेरी स्मॉल। और जब टी एक स्मॉल एंटिटी है, टी एक स्मॉल नंबर है, थिकनेस बहुत स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर इज़ फर्दर वेरी स्मॉल। तो इस कारण से आप प्रैक्टिकली जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें आप टी स्क्वायर का जो नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, बहुत स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू 2RT और इस वजह से आप इक्वेशन नंबर 9 में इसको इग्नोर करते हैं। एंड बाय नेग्लेक्टिंग दिस फैक्टर यू रिच एट दिस इक्वेशन 10 जहाँ से आप थिकनेस निकाल रहे हैं एयर की एट पॉइंट B1। ओके, बट आपका एम थिकनेस निकालना नहीं था, आपका एम था रेडियस RN निकालना। वो चीज़ कहाँ से आएगी कि मान लो कि आप किसी nth ब्राइट रिंग है, कोई भी nth ब्राइट फ्रिंज जो कि इस केस में रिंग की फॉर्म में है, उसका रेडियस निकालना चाह रहे हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 2 म्यू T दैट इज इक्वल टू n+12 लैम्डा, ये था T जो आपने ऊपर से निकाला वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यही कर रखा है यहाँ पे, इसको पुट करें तो डायरेक्ट आपको किसी nth ब्राइट रिंग की रेडियस मिल जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे nth डार्क रिंग के लिए भी, डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क रिंग कहें एक ही बात है, उसके लिए भी आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं। ये तो बात हुई रेडियस की। अगर हम बात करना चाहें डायमीटर की, तो डायमीटर क्या है, इट इज़ सिंपली ट्वाइस ऑफ रेडियस, राइट। तो आप उन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके जो आपका फॉर्मूलाज इक्वेशन नंबर 11 और 12 में निकले उनका यूज़ करके आप सिंपली डायमीटर लिख सकते हैं। पहले डार्क रिंग का, दूसरे का, थर्ड का, सिर्फ n की जगह 1 2 3 लिखना है आपने। और वहाँ से आप देखते हैं कि किसी भी nth रिंग का डायमीटर √n के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो डिफरेंस है उसको देखना चाहूँ तो मैंने D2 - D1, D3 - D2 इस तरीके से
आपके जो दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस हैं उनके बीच की सेपरेशंस को निकालना शुरू किया। हम ये क्यों निकालें? ये देखने के लिए कि जो फ्रिंजेस हैं वो कि सेम साइज़ के ही बन रहे हैं या कम कम साइज़ के बनते जा रहे हैं या फिर ज़्यादा साइज़ के बनते जा रहे हैं, उस चीज़ का निकालने के लिए हमने किया। तो ये सेपरेशन जब हमने निकाला तो हम देखते हैं कि जो ये फैक्टर है ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं तो जो आपके फ्रिंजेस हैं वो नैरो होते जा रहे हैं। ओके, इस चीज़ को आप डायग्राम में भी शो कर सकते हैं कि जो सेंट्रल फ्रिंज है, अच्छा ये बात रह गई कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क होगा। वो क्यों होगा डार्क? आप यहाँ पे इक्वेशन देखें, ये जब आप n इक्वल टू ज़ीरो, मतलब n इक्वल टू ज़ीरो सेंटर की बात कर रहे हैं, उस केस में आर एन तो ज़ीरो है, लेकिन जो आपका ब्राइट फ्रिंजेस का रेडियस है वो कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन डार्क फ्रिंज का रेडियस ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर पे आपका डार्क फ्रिंज रहेगा, ब्राइट फ्रिंज नहीं रहेगा। तो आप बात कर रहे थे कि सेंटर पे है आपका डार्क फ्रिंज और उसके अराउंड आपके कंसेंट्रिक रिंग्स बन रहे हैं। डार्क के बाद फिर ब्राइट, फिर अगेन डार्क, देन अगेन यू हैव अ ब्राइट फ्रिंज, फिर अगेन डार्क। लेकिन एक बात हो रही है कि जैसे ही आप सेंटर से दूर हटते जा रहे हैं जो आपकी फ्रिंजेस हैं वो नैरो होती जा रही है, कि उनकी विड्थ कम होती जा रही है। और ऐसा ही बिहेवियर देखा गया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी। तो ये आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, बात ये कि पाथ डिफरेंस की और पाथ डिफरेंस क्या होगा और उसमें मैक्सिमाज एंड मिनिमाज की कंडीशन क्या होगी। अल्टीमेटली हर एक चीज़ इन दो इक्वेशंस के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। तो अगर आप ये दो इक्वेशन लिख सकते हैं उसके बाद तो फर्दर इनका एनालिसिस ही है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है इसमें। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर इट। आप इसको ध्यान से करें क्योंकि आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है। थैंक यू।